हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 1। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको केमिस्ट्री के भी पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और बायोलॉजी के भी आपको हमने कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास को क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, छेद। तो किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को हम छिद्र या इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का आधा हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब छवि कैसी बनेगी। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मान लो, ये हमारी क्या मुख्य अक्ष, ये हमारा रखा है अवतल दर्पण, ये हमारा अनंत हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, और ये क्या हो गया हमारा पोल। तो आपको बताया था वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। तो नंबर 1 पर रखी जा सकती है, नंबर 2 पर रखी जा सकती है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरी वक्रता केंद्र पर रखी जा सकती है, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जा सकती है, और पांचवी फोकस पर रखी जा सकती है। नंबर 6 कहाँ रखी जा सकती है, फोकस और पोल के बीच। अब इसके प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो 5 नंबर को हम 5 से मैच कर देंगे, 5 से के नीचे हम लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4, और ये हो जाएगा हमारा 5, और छठा लिख देंगे यहाँ। अब आपसे जो पूछा जाए आप उस नंबर से मैच कर देंगे। अब आपसे पूछा गया वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत कहाँ, 1 नंबर पे। अब आप 1 को 1 से मैच करेंगे, तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर फोकस पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें दोस्तों इसके हिसाब से तो अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा करेक्ट, केंद्र पर वास्तविक पर उल्टी और अत्यधिक संकुचन छवि बनेगी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफ्लाइंग ग्लास होता है। तो क्या होता है ये, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो 1+D/F, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, बस प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है। आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आप मान सकते हैं h', और वस्तु की ऊंचाई वो से मान लिया आप h। तो ये किसके बराबर होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे, दर्पण से। इसे हम डिनोट करेंगे v से, और इसके नीचे लिखेंगे वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण से, इसे लिखेंगे u। तो इसमें आपको चारों के मान रखना है। अब इसमें जो जो दिया गया है उसका मान रखना है, आपको निकालना क्या है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकालना है, यानी कि h' निकालना है। तो h' जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल हैं। तो इसमें क्या शामिल होते हैं? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है दोस्तों, आवर्धक लेंस छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। इनका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है और इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। तो कहाँ पर हो? जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? धनात्मक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होती है अपवर्तन की घटना? मान लो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। अब एक किरण आ रही है, इस तरह से आ रही है, इसे जाना कहाँ चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। तो ये अभिलंब है, तो ये क्या होती है? अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से क्या होता है, जो सीधी वस्तु क्या हमें दिखाई देती है? टेढ़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो हीरे की चमक में अपवर्तन सूचकांक का योगदान नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो इसे आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, कितना होता है? 1.0003। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? तो गर्मी के प्रभाव से कौन सा संबंधित नहीं है? रिफ्रैक्टिव। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो जल का अपवर्तनांक और दूसरी क्या? माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या होगी? v। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है प्रकाश की गति, यानी कि आपको v बताना है। तो n बराबर कितना दिया गया है? 4/3। c का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ और नीचे क्या लिखेंगे? v। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसे करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? p बराबर आ जाएगा आपका 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी कि अपवर्तनांक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा होता है, तो कितना होता है? 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है। तो रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम से में विचलन करती है तो ये झुकती है। तो ये किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। तो इस तरह की घटना होती है। ये आपका क्या है? सघन माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम। ये अभिलंब है। और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। अब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, इसे जाना चाहिए था कैसा? सीधा, लेकिन क्या होगी? ये अभिलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा है? अभिलंब से दूर और तीव्र गति से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे आप ध्यान रखेंगे, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत के रूप से कम सघन होता है? तो किसका होता है? हवा का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अपवर्तन के कुछ कारण हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। दूसरा, बल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। अगला उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, द्रव में डूबी हुई छड़ हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये धीमा तथा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आपको इसे ध्यान रखना है, नॉर्मल की ओर। ये विरल है आपका और ये क्या है? सघन। अगर प्रकाश चल रहा है इस तरह से तो इसे जाना चाहिए था क्या? सीधा, लेकिन क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर उल्टा क्या होगा? मान लो ये सघन है, ये सघन है और ये विरल है। अब क्या है? प्रकाश की किरण जानी कैसी चाहिए थी? सीधी जाना चाहिए थी, इस तरह से जाना चाहिए थी, पर ये क्या होगी? इससे दूर हट जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरण पानी के से गिलास तक जाती है तो ये झुकता है, तो ये क्या झुकता है? सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की देरी हो सकती है, तो कितना टाइम की देरी हो सकती है? 2 मिनट की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो धीमा तथा हो जाता है, तो वो किस तरह का हो जाता है? नॉर्मल से दूर झुकता है। तो क्या होता है? ये आपका क्या है? सघन माध्यम, इसे मान लो सघन, ये क्या है? विरल। तो प्रकाश की किरण इस तरह से चलती है, लेकिन जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन क्या होती है? ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक का सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं? तो आपको इसे बताना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा बर्फ़, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ का कितना होता है? 1.31। उसके बाद केरोसिन का कितना होता है? 1.44। उसके बाद है बेंजीन, तो बेंजीन का कितना होता है? 1.5। फिर कितना है? सेंधा नमक कितना होता है? 1.54। तो इस क्रम को आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है इनमें से? तो किसका होता है? हवा का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो किस स्थिति में होते हैं? आपको इसे ध्यान रखना है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, तो किसके कारण? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो किसके प्रभाव से होती है? अपवर्तन के।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे ध्यान रखेंगे, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं के द्वारा सार्वत्रिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो इसकी शक्ति, लेंस की शक्ति की गणना हम किस तरह से करते हैं? तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं और फोकल लंबाई का क्या कर देते हैं? उल्टा। और आपको फोकल लंबाई किस में लेनी है? मीटर में। तो इसमें कितनी दी गई है? फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1/50, ये सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। तो 100/50, 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो शक्ति होती है हम इसमें उसे किससे मेज़र करते हैं? डायोप्टर से। तो ये मात्रक भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 2.5 मीटर है, उसकी क्षमता की गणना करें। तो क्षमता यानी पावर P बराबर 1/F। एफ को हमेशा आपको किस में लेना है? सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में। तो मीटर में दी गई है तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 1/2.5 जब आप इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 0.4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो आपको u बराबर दिया गया है -30 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है? फोकल लंबाई। तो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और किसकी है? उत्तल लेंस की। अगर अवतल की होती तो क्या करते? माइनस में लेते और फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस का कौन सा होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और आपको निकालना क्या है? आपको 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है तो किस तरह का होता है? वास्तविक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल कैसी होती है? ऋणात्मक। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? 2f1 पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने 2f1 दूरी पर रखा जाना चाहिए। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। तो किससे? प्रकाशिक केंद्र से होकर। तो क्या होती है? बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत रहता है। जैसा होता है वैसा ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस की शक्ति इसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस दूरी की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस में प्रत्येक 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना संभव है? तो इसमें क्या होता है? दोनों अवतल हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता शक्ति की आवेश की गणना करें। तो क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। एफ को आप किस में लेंगे? मीटर में। या कितना किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो 1/2.5, तो ये कितना आ जाएगा? 4।
4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस की नाभि लंबाई होती है। तो अवतल लेंस की नाभि लंबाई कैसी होती है? ऋणात्मक। उत्तल की कैसी होती है? धनात्मक। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिसरण का बिंदु वो बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं होता है? इजी क्वेश्चन है, मिट्टी का। बाकी कांच, पानी, प्लास्टिक किसी से ही बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? P बराबर क्या होता है आपका? 1/f। इस बार आप किसकी वैल्यू दी गई है? P की। कितनी दी गई है? 2। तो आप f निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 0.5। किस में आया ये? मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। अब 2 डायोप्टर है, यानी आप इसे उल्टा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और मीटर में दिया गया आंसर कितना आएगा? 0.5 मीटर उत्तल और 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोड़ो प्रतीक के साथ लेंस का फॉर्मूला क्या है? तो लेंस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1/f बराबर 1/v 1/-1/u। ये कौन सा किसका फॉर्मूला होता है? लेंस का। और दर्पण में क्या आता है? यहाँ प्लस हो जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो ये क्या है? तो प्लस दिया गया है तो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा? उत्तल लेंस। माइनस क्या होता तो आप क्या समझते? अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो कहाँ निकलेगी? बिना किसी विचलन के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं हम? अवतल का। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि में कौन सा करते हैं? उत्तल लेंस। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की क्या होती है? क्षमता घट जाती है। किसमें? दूरदृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उत्तल, यानी कि दूरदृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो किस में किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, यानी दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों दोष हों तो 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 21, जिसमें हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप इस बुक को, सारे जितने लेक्चर मैंने करवाए हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और स्पीड तेज करके देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।